तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साउन के ऑफिस में ब्लास्ट होने के जस्ट कुछ देर पहले से साउन और उसकी टीम किडनैपर की कॉल को ट्रैक करने के लिए रेडी थे। अभी इनके ऑफिस से एक डिलीवरी वाला आता है और इनके दरवाजे के बाहर एक पार्सल छोड़कर जाता है। अब उसमें पिज्जा का पैकेजिंग था, इसलिए एक टीममेट अंदर ले आता है ये सोचकर कि किसी ने खाने का ऑर्डर दिया होगा। तभी साउन को किडनैप का कॉल आता है, यानी हिजू कॉल करती है एंड तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है एंड साउन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसके बाकी टीममेट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। दोजे उस डिलीवरी मैन का फुटेज दिखाता है जो वो बॉक्स उनके ऑफिस के बाहर रख कर गया था। दोजे कहता है कि शायद ये वही किडनैपर है जो आपको धमकी दे रहा है। साउन जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो सिक्योरिटी ने मैसेज किया था कि हिजू घर में ही है, जो देखकर साउन कहीं जाने लगता है तो दोजे उसे रोक कर कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। जो बात अगर बाहर आई तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। साउन की था कि ये सब करके वो किडनैपर मुझे चैलेंज करना चाहता है, अब उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो किसी और तरीके से। इसीलिए साउन नहीं ही किडनैपर ने जो धमकी भरा कॉल किया था उसका कुछ पार्ट प्रेस में देने के लिए कहता है। देन वो यहाँ से घर गया था एंड हिजू की थाइज पे वो मॉल चेक करने जा रहा था तो डाइनिंग टेबल से उसे बेडरूम में ले जाता है जहाँ हिजू डायरी में लिखकर पूछती कि क्या तुम्हें चोट लगी। साउन बताता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस में बम रख कर गया था। पूछती क्या वो किडनैपर था। साउन कहता हाँ ना। कहता अब से मैं तुमसे सवाल करूंगा, वो किडनैपर कौन हो सकता है, क्या तुम्हें पता है। ये जो नामे सर हिलाती है तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि पर ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी जानता है। ये बोलकर फिर से उसकी थाइज की ओर ड्रेस हटाने लगता है। धर हिजू तो घबराने लग जाती है कि कहीं इसने उस थाइज के फोटो के बारे में पूछा तो फिर इसने पहले हिजू उसे धक्का मार देती है और लिखकर पूछती कि ये तुम क्या कर रहे थे, वो किडनैपर मेरे बारे में क्या जानता और तुम क्या चेक कर रहे थे। उसने पहले मुझे किडनैप किया फिर तुम्हें हक किया और तुम ये क्या कर रहे थे। साउन कहता है तो तुम्हें सच में पता नहीं मैं क्या कर रहा था, अभी दोजे का कॉल आ रहा था। तो साउन उसे सॉरी कहता है जो किया उसके लिए। देन उसकी ड्रेस टिक करके बाहर चला आता है, अपने रूम में जाता है जहाँ दोजे उसे बताता है कि पुलिस का कहना है कि ये किसी सीरियल आसनिक का काम है जो पिछले 6 महीने में शहर के कई जगहों पर आग लगा चुका है। पर साउन को यकीन था कि ये किडनैपर ही था जिसने उस आसनिस्ट के आड़ में ही किया है, इसीलिए पुलिस जो कर रही है करने दो, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि जब भी ब्लास्ट हुआ तब मैं किडनैपर के साथ फोन पे था, यानी उसका कोई साथी जरूर है। इधर हिजू बाहर से उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही, उसकी बात खत्म हुई तो वो जल्दी से हॉल में आकर टूटे ग्लास के टुकड़े उठा रही थी तो साउन आकर उसका फोन लाने के लिए कहता है कि जो अपने रूम जाकर पहले तो उस किडनैपर के फोन से अपने सारे फोटोज को डिलीट करती है, देन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे छुपा देती है, फिर अपना फोन लाकर साउन को दे देती है। साउन कहता है शायद तुम्हारा फोन भी हैक हो सकता है, इसे मैं चेक करवा के वापस कर दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहना। देन साउन और हिजू के पेरेंट्स आए हुए थे शूटिंग पे। ये है साउन के डैड मिस्टर बे जो आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और यह है मिस्टर हन हिजू की स्टेप डैड जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इधर हम असली किडनैपर को देखते हैं जो बुरी तरह से लियों को काट रहा था। तभी उसका साथी उसे मैसेज करके पूछता है कि ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया। किडनैपर कहता है हाँ मजा आया ना। तो उसका पार्टनर कहता है कि आगे से मुझे बिना बताए कुछ भी मत करना और एक काम है तुम्हारे लिए, ये बोलकर वो पार्टनर किसी जगह का एड्रेस भेजता है। इधर साउन हिजू का फोन चेक करता है, चैट्स में उसे सांगू का नाम दिखता है तो वो उनके चैट्स देखने लगता है। रिसेंटली सांगू ने उसे उनके कॉलेज टाइम का एक फोटो भेजा था, अनोरी ड्रीम सेंटर नाम के एक ऑर्फनेज में उन दोनों ने बच्चों के साथ फोटोज खिंचाई थी। इधर सांगू अपने क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम से मिलने आता है तो सांगू एक अनसॉल्व्ड केस को इस क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टिगेट करना ना चाहता है तो यूरियन टीम उस केस के बारे में पूछते हैं तो सांगू बताता है कि मैं नूरी ड्रीम सेंटर नाम के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में वो ऑर्फनेज था वहीं पे एक अमीर फैमिली का बहुत बड़ा मेंशन था जहाँ वो लोग कभी कभार आते थे। एक दिन सांगू उस मेंशन के अंदर चला गया था जहाँ उस अमीर फैमिली का यंग मास्टर यानी उस फैमिली का बेटा वेकेशन के लिए आया हुआ था जो हमेशा एक मास्क पहन के रहता था। दोनों मिले बहुत सारे गेम्स खेले, उसने सांगू को अपना रूम भी दिखाया जहाँ पे अनगिनत हर तरह के खिलौने थे। इसी तरह हर रोज वो दोनों खेलते थे, लेकिन एक दिन अचानक सांगू ने उसके घर पे कुछ भयानक देख लिया। इसके बाद से वो कभी वहाँ नहीं गया। यूरिन बाकी पूछने लगते हैं कि क्या देखा था, पर तभी सांगू को एक कॉल आ जाता है, उसके कुछ और प्लान थे इसलिए उसे जाना पड़ता है। इधर साउन भी उस नूरी ड्रीम सेंटर के बारे में पता कर रहा था तभी हिजू के फोन पे सांगू का मैसेज आता है जिसमें उसने हिजू को कल लंच के लिए इन्वाइट किया था और उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भी भेजा था। तो साउन उस रेस्टोरेंट के बारे में देख ही रहा था तभी यूरी का उसे मैसेज आता है कि होप आपका दिन अच्छा गया होगा एंड एंजॉय योर लंच। क्योंकि यूरी साउन की बहुत बड़ी फैन थी, उसे देखकर ही वो न्यूज एंकर बनी थी, इसलिए वो साउन को ऐसे मैसेजेस भेजती रहती थी। तो अगले दिन हिजू और सांगू उस रेस्टोरेंट पे लंच करने आए थे जहाँ थोड़ी देर में यूरी आती है। अब क्योंकि वो इन दोनों को ही जानती थी इसलिए इनसे बात करने आती है, पर वो अभी आने वाले अपने गेस्ट के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए इन्हें कहती है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे तो उन्हें प्लीज घूरना मत। थोड़ी देर में यहाँ साउन एंट्री मारता है तो यूरी उठकर उसे हाई कहती है जो देखकर हिजू और सांगू पीछे देखते हैं। साउन को देखकर हिजू तो अपना चेहरा
छुपाने लग जाती है, पर साउन को तो पता ही था कि वो यहाँ आने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझकर यूरी को लंच पर इन्वाइट किया था। तो वो यूरी से पहले हिजू के पास आकर रुकता है, उसे कहता है इंटरप्रेटर हम। हिजू कट होता है। इधर हमें साउन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस कुछ पूछताछ करने आई थी। तभी बिल्डिंग के नीचे से आवाज आने लगती है। ये लोग देखते हैं तो किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। सभी नीचे आते हैं, तभी दोजे एक मास्क पहने बंदे को छुपते हुए देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, तो काफी दौड़ाने के बाद वो उसे पकड़ ही लेता है। इधर रेस्टोरेंट में चारों साथ में ही लंच करने बैठ जाते हैं। सांबू हिजू के लिए खाने को स्मॉल पीसेस में करके देता है, जो सब देखकर साउन तो जेलस हो रहा था। यूरी साउन को बताती कि हिजू और सांबू कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मैं और सांबू एक प्रोग्राम के लिए साथ में काम कर रहे हैं। मैं और हिजू भी साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए हम तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पर आप में हिजू को कैसे जानते हो? साउन बताता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट में इन्होंने हमारी मदद की थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। अब असल में साउन यहाँ स्पेशली सांबू के बारे में जानने के लिए आया था, इसीलिए वो सांबू के बारे में ही लगातार सवाल करे जा रहा था, जो देखकर सांबू उससे पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है? साउन हाँ कहता है, जो सुनिए तीनों चौंक जाते हैं। तो हिजू वॉशरूम के बहाने से उठ जाती है, तभी साउन को दोजे का कॉल आता है, इसलिए उठकर साइड में बात करने जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि वो सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था, लेकिन इसने हमारी बिल्डिंग पे ब्लास्ट नहीं किया है, यानी पक्का है कि ये उसी किडनैपर का काम है। तभी हिजू उसके पीछे से आती है और फोन पर टाइप करके पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरा फोन तुमने हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए लिया था, या फिर मुझ पर नजर रखने के लिए? सान पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? यजू लिखती है क्या तुम्हें मुझ पे और सांबू पे डाउट है? जो भी रीजन हो, सांबू बुरा इंसान नहीं है। वो लिख ही रही थी कि साउन उसका फोन छीन लेता है और पूछता है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो जो इतने टाइम बाद अचानक से तुम्हारे सामने आ गया? अगर उसे तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो मेरा क्या, मुझे तुम कितनी अच्छी तरह से जानती हो? वैसे भी हम तो 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो बताओ तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पर शायद नहीं। ये बोलकर चला जाता है। तभी हिजू को उसकी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। इधर साउन सांबू से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है, चला जाता है। हिजू भी इन्हें बाइक आकर अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे उसकी डायरेक्टर भी उसे रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है, क्योंकि हिजू ने साउन के अब तक के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस को देखकर साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस किया था, और अब तो साउन की स्पीच के साथ हिजू की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन 100% सिंक हो जाती है। इसलिए डायरेक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इधर साउन दोजे को सांबू का कार्ड देता है और उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है, तो दोजे बताता है कि इसका एक यूट्यूब 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, या लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साउन पूछता है लड़कियों में फेमस क्यों है? तो कहता है क्योंकि इसकी फिजिक अच्छी है। डॉक्टर होकर भी ये रेगुलरली वर्कआउट वगैरह की वीडियोस डालता है, जिसके साथ ही अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस क्राइम केसेस को भी कवर करता है। तो साउन कहता है इसके बारे में जो भी पता चले वो सब पता करो। इधर हिजू घर जाने के लिए ऑफिस के पार्किंग लॉट में आती है, जहां कार के अंदर आते ही ऑटोमेटिक रेडियो ऑन हो जाता है और किडनैपर के फोन नंबर से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की जाती है। इसका नाम था कॉल मी नाउ। तो वो गाना प्ले होने लगता है। हिजू कुछ भी करके ये रेडियो बंद नहीं कर पा रही थी, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एग्जिट गेट खुलते ही जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो जल्दी से किडनैपर वाले फोन को स्विच ऑन करती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या किडनैपर को पता है कि फोन मेरे पास है? तभी साउन के आने की आवाज आती है, तो हिजू फोन छुपाकर बाहर आती है। साउन उसे पूछता है कि कहाँ जा रही हो? हिजू कहती है कन्वीनियंस स्टोर से बियर और आइसक्रीम लाने। साउन कहता है तुमरे को मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो लाने चला जाता है, तो हिजू किडनैपर वाले फोन से उसे फिर कॉल करती है, तो साउन उसे कहता है कि कहीं डर तो नहीं गया ना? 406। हिजू कहती है लगता है तुमने मेरे धमकी को हल्के में ले लिया, इसलिए मैंने वो ब्लास्ट तुम्हें इसका सीरियसनेस समझाने के लिए किया है। तो अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? तो उल्टा सान से पूछता है कि मेरे हिजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जोसन हिजू के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। साउन फिर पूछता है तुम हमारा डिवोर्स करा के क्या हासिल करना चाहते हो? हिजू कहती है वैसे भी तो तुमने कोई प्यार करके उससे शादी नहीं की है, ना ही तुम अभी उससे प्यार करते हो, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? साउन कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम किसी और के फायदे के लिए मुझे धमकी दे रहे हो। असल में हिजू के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? पर याद रखना तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा, और मैं हिजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर कॉल काट देता है। हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सोच क्या रहा है। थोड़ी देर में साउन उसके लिए बियर और आइसक्रीम ले आता है और आते ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है, तो साउन कहता है कि जस्ट इन केस अगर कोई तुम्हें बहका की कोशिश करे, ले ही कोई स्कैंडल हो या रूमर हो, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ये बोलकर उसके करीब आने लगता है और उसके होठों पे लगी झाग साफ करता है। देन उसे कहता है कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होना, मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी और इंटरव्यू में मुझसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो हिजू उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों जाते हो? अगर मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बन गई तो मेरा नाम और चेहरा पूरा देश जान जाएगा, तो क्या ऐसे तुम और तुम्हारी फैमिली हैंडल कर पाएगी? साउन हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुम्हें तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। कहती है मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं इंसान का चेहरा देखकर बता सकती हूँ वो
क्या कहने वाला है तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि अच्छा तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बातें जानता है। ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है। उस किडनैपर ने जो भी कहा ये सच है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, उसे कहना चाहता हूँ कि तू हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये बोलकर वो हिजू के रूम में चला जाता है। हिजू उसके पीछे पीछे आती है तो देखती है साउन तो उसके बेड पे लेट गया है और हिजू को सोने आने के लिए बुलाता है। हिजू उसे घूरने लगती है तो साउन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं काटो, फिर भी वो खड़ी रहती है तो साउन लाइट्स ऑफ कर देता है और कहता है फिर जो भी मन करे कर लो। पर हिजू लाइट्स ऑन करती है। साउन कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर दूंगा तो फिर सपना देखती रहो, अगर कुछ करना होता तो पहले कर लेता, या फिर कहीं तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये सोचकर तुम्हें डर लग रहा है, अगर ऐसा है तो मत ही आओ। पर ये सुन हिजू उसका पिलो छीन लेती है और उसके साइड में लेट जाती है। वो दूसरी ओर फेस करने जा रही थी तो साउन अपनी तरफ फेस करने कहता है और बताता है कि उसे मेरे ऑफिस के बारे में पता है तो घर का भी पता होगा, इसलिए हमारा घर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसलिए आज रात सारी चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ और अपने किडनैपिंग के दिन के बारे में भूल जाओ, जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ। हिजू अपने मन में कहती कि तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो सब कुछ भूल जाऊं। सावन अपनी आंखें बंद करता है तो हिजू उसे कुछ देर देखती रहती है। दिन वो भी सो जाती है। तभी सावन अपनी आंखें खुलता ना उठ के चला जाता है। तभी हमें हिजू के एक बुरे सपने के जरिए उसके ना बोलने का रीजन पता चलता है। तो 20 साल पहले हिजू की मॉम चेयरमैन हन के साथ रहती थी जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन तीनों बच्चे घूमने गए थे, तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें चेयरमैन हन का बेटा मारा गया था और उनकी बेटी डेथ हो गई थी। यानी उस एक्सीडेंट के बाद से ईना को सुनाई नहीं देता है, लेकिन को कुछ भी नहीं हुआ था। हिजू को जब हॉस्पिटल में होश आया तब उसकी माँ उसे पागलों की तरह डांटने लगी कि तुम ठीक कैसे हो सकती हो, तुम्हें कैसे कुछ भी नहीं हुआ। हिजू रोने लग गई थी तो उसकी माँ जोर से उसका मुंह बंद करने लग गई थी। उसे दर्द हो रहा था फिर भी उसकी मामा हाथ नहीं हटा रही थी। तभी उन्हें कुछ सूझता है। कहती कि चुपचाप रहना, अब से तुम कुछ नहीं बोलो। आई तुम इस एक्सीडेंट से इतने शॉक में हो कि तुम बोल नहीं सकती। अब से ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जब तक चेयरमैन हम तुम्हें देखकर तरस नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अब से तुम कभी बात नहीं करोगी। तो इसी बुरे सपने के साथ हिजू की नींद खुलती है। इधर नर्सिंग होम से हिजू के डैड को वो किडनैपर उठा लेता है और इन्हें नर्सिंग होम से काफी दूर ले आता है। उनके फोन से हिजू को वीडियो कॉल करता है तो यहाँ किडनैपर का फेस रिवील होता है, लेकिन वो हिजू को अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो अकल कर बात करता है। उसकी आंखों का कलर अलग अलग है। अब उसकी आवाज से हिजू पहचान जाती है कि वो किडनैपर है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है। किडनैपर कहता है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है ना और तुम ही उस फोन को यूज करके साउंड को धमका रही हो, लेकिन तुम्हें उसे चाहिए क्या, जवाब दो वरना मैं वो फोन लेने आ रहा हूँ। हिजू डरते हुए कहती कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। जो सुन किडनैपर तो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पसंद आई, क्योंकि मेरा और तुम्हारा गोल एक जैसा ही है, इसलिए तुम उसे कॉल करती रहो और वो फोन तुम रख सकती हो, उसे धमकी देती रहो, पर अगर पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कैमरे के सामने वो कुछ उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल काट देता है। इधर साउंड जो प्रेसिडेंट के साथ एक जगह आया हुआ था उसे एक मैसेज आता है। इधर हिजू जल्दी से नर्सिंग होम पहुंचती है जहां उसके डैड अब भी बेहोश थे। तो एक नर्स बताते हैं कि इन्हें टहला के लिए ले जाया गया था, जो थोड़ी देर के लिए दूसरे पेशेंट को देखने गई थी कि तभी हिजू के टाइट गायब हो गए थे और ये नर्सिंग होम से काफी दूर जाकर मिले। पुलिस भी आ चुकी थी जिन्हें इनके पास वो दांत मिले थे जो हिजू के डैड के नहीं थे। तो पुलिस हिजू को रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जाते हुए पुलिस की कार की रेडियो को भी अचानक से कुछ हो जाता है। इसे देखकर हिज और ज्यादा डर जाती है। उसे किडनैपर की धमकी याद आती है। अचानक से वो कार रोकने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग सा लग रहा था। बाहर आकर वो तो काफी रोने लगती है अपनी सिचुएशन को याद करके, क्योंकि बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा होता आया है। उसकी मम इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग है, 20 सालों इसे बोलने तक नहीं दिया, जबरदस्ती शादी करा दी, फिर ये किडनैपर उसके पीछे पड़ गया। इवन अब इसके डैड को भी खतरा है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तभी ये पुलिस वाले इनकी तरफ प्रेसिडेंट की कार आते हुए देखकर डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कार से साउंड निकलता है और हिजू की तरफ आने लगता है। साउंड को देखकर पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं तो साउंड उन्हें थैंक यू कहता है और जाने के लिए कहता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना है एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। साउंड कहता है आप लोग जा सकते हो, मैं खुद आऊंगा रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर कहता है कि सॉरी पर आपका इनके साथ रिलेशन क्या है। तो साउंड हिजू को उठाता है एंड बताता है कि हिजू मेरी वाइफ है। जो सुन ये तीनों हैरान होते हैं क्योंकि साउंड ने कभी भी हिजू को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है।